बकरीद को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वार्निंग दी। वार्निंग से बकरीद में उत्तर प्रदेश में कहीं तनाव ना होने पाए, त्योहार पर सौहार्द बना रहे और किसी को असुविधा ना हो। इसके लिए योगी सरकार ने निर्देश जारी किया और कुर्बानी के नाम पर मनमानी और मजहब का हवाला देकर कहीं भी नमाज पढ़ने की आजादी नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में साफ। इसके अलावा बकरीद पर मुसलमानों को और क्या हिदायत दी गई है, दंगाइयों के लिए क्या कहा गया है, उपद्रवियों के लिए क्या कहा गया है, देखिए। कुर्बानी होती रही है और होती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। कुर्बानी से पहले योगी की सख्त वार्निंग। बकरीद पर नमाज, यूपी में योगी का बड़ा ऐलान। बकरीद से पहले आज जुमे की नमाज थी। कल देश भर में मुसलमान बकरीद मनाएंगे, जानवरों की कुर्बानी देंगे। लेकिन बकरीद से पहले ही कई जगहों और मुद्दों को लेकर विवाद शुरू हो गया, इसलिए योगी सरकार ने पहले ही कमर कस ली है। बकरीद पर नमाज से लेकर कुर्बानी के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई। साथ ही पुलिस को शांतिपूर्वक त्योहार संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। इसलिए डीजीपी ने त्योहारों के दौरान सभी जिलों में संवेदनशील इलाकों और हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां पुलिस बल, पीएसी और होमगार्ड्स की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थलों और उनके आसपास के क्षेत्रों में प्रभावी गश्त के आदेश भी जारी किए गए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को एक्टिव रखने और एंटी राइट उपकरणों से लैस करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बेटी उचक्कों से, व्यापारी चोर लुटेरों से, बच्चे उन उच्छृंखल तत्वों से, समाज के संभ्रांत नागरिक उदंडों से उनके बचाव की पुख्ता व्यवस्था हो। जो भी इनकी सुरक्षा में सेंध लगाए तो उसको पता होना चाहिए कि इसकी कीमत क्या चुकानी होगी। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि प्रदेश में साफ सफाई को लेकर निर्देश जारी किया है। इसलिए डीजीपी ने भी पुलिस कर्मियों को कुर्बानी के दौरान निर्देश जारी करते हुए कुछ नियमों के पालन को जरूरी बताया है। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दी जाए। कुर्बानी के बाद बचने वाले अवशेषों का समय से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कुर्बानी के दौरान किसी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। साथ ही कुर्बानी के दौरान किसी भी तरह की संवेदनशीलता को ठेस न पहुंचे। पार्षदों की जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता के लिए हर मोहल्ले में हम स्वच्छता समिति का गठन करके लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छता समिति बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम तैयार करें। एक पेड़ मां के नाम, यह भी उसी भावनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। बकरीद पर कुर्बानी से मनाही नहीं है, लेकिन नियम कानून के अंदर, क्योंकि अगर निर्देशों का उल्लंघन हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा, ये बात यूपी में रहने वालों को बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही लोगों से त्योहारों पर साफ सफाई की भी अपील की जा रही है ताकि शांति सद्भावना के साथ त्योहार संपन्न किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ सीएम योगी ने गाइडलाइन जारी की तो दूसरी तरफ योगी फोर्स इस गाइडलाइन को लागू करने के लिए सड़कों पर। यूपी के जितने भी संवेदनशील जिले हैं वहां पुलिस और एक्शन फोर्स की सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही गलियों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है ताकि त्योहार की आड़ में कोई भी माहौल खराब ना कर पाए। सात जून यानी कल बकरीद है और उससे पहले आज जुमे की नमाज। लिहाजा यूपी के शहर शहर में योगी फोर्स हाई अलर्ट पर है। सड़कों से लेकर गलियों तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। पुलिस और फोर्स के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में पहरा बढ़ा दिया गया है और ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। खासकर संभल में योगी फोर्स फुल एक्शन में है। बकरीद के पहले संभल के कप्तान का प्लान तैयार है।
और कोई त्योहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। इसके लिए एसपी के बिश्नोई साफ साफ चेतावनी भी दे रहे हैं। कुर्बानी उन्हीं जगहों पे दी जाए जो जगह पूर्व में निश्चित की गई हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी तरीके की कोई इन्फ्लेमेटरी या इस तरीके की भड़काऊ पोस्ट ना डालें जिससे कि लोगों को वैमनस्यता पैदा हो। ये भी बताया गया है कि सोशल मीडिया पे पूर्ण निगरानी है वो पुलिस के द्वारा रखी जाएगी। पूर्व में भी ऐसे जिसने भी कृत्य किए उन सभी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है। इसलिए मैं सभी संभल वासियों से अनुरोध करता हूँ कि कोई भी ऐसा विभत्स वीडियो या कुर्बानी का ऐसा वीडियो ऑनलाइन यहाँ पे अपलोड ना किया जाए, और सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में ना लेते हुए कोई भी अगर घटना होती है तो पुलिस को तुरंत बताएं। दरअसल पिछले साल की हिंसा के बाद संभल बेहद संवेदनशील हो चुका है। खासकर मुस्लिम त्योहारों में माहौल गर्म होने का अंदेशा बना रहता है, लिहाजा विवादित मस्जिद की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा शहर में बकरीद के दिन पीएसी की 5 कंपनियों के साथ आरएएफ और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा सिर्फ चिन्हित स्थलों पर ही कुर्बानी के सख्त निर्देश दिए गए हैं और निर्धारित समय के बाद कुर्बानी पूरी तरह से बैन की गई है। सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो और वीडियो अपलोड करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का अल्टीमेटम भी जारी किया गया है। सोशल मीडिया पे इस तरीके के वीडियो अपलोड ना करें, कोई भी कुर्बानी के या फिर खून के या इस तरीके के, जिससे कि लोगों के अंदर वैमनस्यता का भाव बढ़े। इसके लिए सख्त हिदायत दी गई है और जो भी व्यक्ति इस तरीके का कृत्य करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाएगी। कप्तान की गाइडलाइन का असर भी दिखा और संभल में नमाजी सभी नियम मानने को राजी दिखे। खुले में तो वैसे भी कुर्बानी नहीं है, आड़ से ही करनी चाहिए। मकान के अंदर जो बंदोबस्त की जगह है उसके अंदर कुर्बानी होनी चाहिए, खुले में नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी यही होती है, बेहतर होनी चाहिए, अपने इलाके में बंदोबस्त रहना चाहिए, इसमें कोई परेशानी दूसरों को नहीं आनी चाहिए जिससे कोई दूसरों को ठेस पहुँचे और हम लोगों को नुकसान पहुँचवाए। संभल की तरह कुशीनगर में भी विवादित मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद त्योहार में हालात तनावपूर्ण होने का अंदेशा बना रहता है। लिहाजा जुमे की नमाज के दौरान मदनी मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स खड़ी रही और भीड़ ज्यादा न हो इसको लेकर कई शिफ्ट में नमाज कराई गई। संदेश साफ है, संभल, कुशीनगर हो या सुल्तानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या फिर मुरादाबाद और फिरोजाबाद, पूरे यूपी में तय नियम के साथ ही बकरीद मनाने की तैयारी है, जिसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बकरीद को लेकर जमीन से आसमान तक योगी फोर्स की पैनी नजर बनी हुई है। सुबह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस ने मार्च किया और दोपहर को शांति से जुमे की नमाज अदा की गई। कल बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा और आज जुम्मे की नमाज के साथ साथ बकरीद की जो नमाज है वो अदा कर ली गई है। नमाज अभी खत्म हो गई है और नमाज के बाद जो नमाजी हैं वो बाहर आ रहे हैं। कुर्बानी तो हजरत इस्माइल के टाइम से चली आ रही है, तो वो लोग तो मतलब अच्छा ये बताइए कुर्बानी, अच्छा ये बताइए आप गॉड के इस्लाम के उससे चलती हैं या मतलब आम इंसान के हिसाब से? कोई राय की इसमें बात ही नहीं है, अपना अपना मजहब है, अपने अपने तरीके से इंसान को काम करना चाहिए, अपनी अपनी सबकी सोच है, सबके धर्म की मान्यताएं अलग है, हमारे धर्म की मान्यता अलग है, उनके आपके धर्म की मान्यता, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। वहीं वाराणसी में भी बकरीद से पहले जुमे की नमाज को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर रही, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात दिखी। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और ज्ञानवापी में भी शांति से जुमे की नमाज अदा की गई। जाहिर है ये महज ट्रेलर था, योगी फोर्स की असली पिक्चर कल बकरीद के मौके पर रिलीज होगी। उम्मीद है कि यूपी के भाईजान सीएम योगी की गाइडलाइन मानेंगे और कायदे में रहकर त्योहार मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बकरीद पर सबसे ज्यादा विवाद बेजुबान जानवरों की कुर्बानी को और उससे होने वाली गंदगी को लेकर होता है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू संगठन और एनजीओ पशुओं को काटने पर ऐतराज जताते हैं। साथ ही होली दीपावली की तरह इको फ्रेंडली बकरीद की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही नियम, कानून और मानवता का हवाला देते हुए कुर्बानी की प्रथा में सुधार करने की मांग करते हैं। लेकिन जैसी ही कुर्बानी पर सवाल उठा तो कट्टर नेता मजहब का हवाला देकर भड़काऊ बयान देने के लिए मैदान में आ गए। जबरदस्त तरीके से एजिटेशन करेंगे, बहुत बड़ा एजिटेशन करेंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। कहते कि आप साहब नमाज मत पढ़े, आप कल ये कहते साहब रोजा न रखे।
कैसे मनेगी बकरीद, विवादों की लंबी लिस्ट। कल देश भर में बकरीद मनाई जाएगी। बड़ी संख्या में निर्दोष बेजुबान जानवरों को काटकर उनको मजहब के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। लेकिन कुर्बानी के लिए तमाम तरह के नियम हैं। साथ ही कुछ हिंदू संगठनों के साथ जानवरों के लिए काम करने वाले एनजीओ भी इतनी बड़ी संख्या में जानवरों को ना काटने और रिवाज बदलने की अपील करती आई। लेकिन मुस्लिम समाज का कहना है कि बिना कुर्बानी के बकरीद नहीं मनाई जा सकती। बकरीद हमारे तो है ना, हमारे कुरान पाक में जो लिखा हुआ है, जो हमारे हदीस में है, उसके लिए है कुर्बानी जायज है हमारे लिए, इसलिए कुर्बानी होती है। हमारे यहाँ कुर्बानी होती है तरीके से होती है। ये तो उसको उठा रहा है, इस मुद्दे को उठा रखा है, ऐसा में नहीं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो इको फ्रेंडली एक नया एक अल्फाज आया बकरीद के लिए जो नहीं हो सकता। ठीक है भाई, इको फ्रेंडली का मतलब होगा किसी तरीके से वातावरण को और किसी भी तरीके से हवा पानी को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक है, तो ये ईद बकरीद जो मनाई जा रही है तो सालों से मनाई जा रही है, तो एक आस्था का प्रतीक है। बकरीद को लेकर घमासान मचा है। कुर्बानी को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे मुस्लिमों के मन में जहर घोलने की और गैर मुस्लिमों के मन में दहशत और डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कुछ मुस्लिम लीडर्स कुर्बानी को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जिसमें सबसे आगे हैं महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी, जो बकरीद पर धमकियां दिए जा रहे हैं। उन्हें इको फ्रेंडली कुर्बानी की नसीहत मिली तो वो रोक सको तो रोक लो वाली लाइन पर आ गए। लोग जबरदस्त तरीके से एजिटेशन करेंगे, बहुत बड़ा एजिटेशन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी ना, ये इसी तरह मनमानी करेंगे ना, तो हम सड़क पर उतरेंगे। अबू आजमी के जैसे ही हैदराबादी भाईजान भी ऐसे ही भड़काऊ और विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। अब वो बकरीद से पहले मुस्लिमों को बेजुबान जानवरों को काटने के लिए उकसा रहे हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गरीब करेंगे, तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। दरअसल मुस्लिमों को भड़काने और उकसाने में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि उनकी नफरती विचारधारा को कुछ प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी में बैठे स्टूडेंट्स लीडर भी सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि कुर्बानी के नाम पर नमाज और बाकी मजहबी रीति रिवाजों के खिलाफ भी भड़का रहे हैं। कहते कि आप साहब नमाज मत पढ़े, आप कल ये कहते साहब रोजा न रखे, आप कल ये कहते साहब ज़कात न दे, आप कहते सदका न दे, तो इसका क्या मतलब है? जो भाईजान कुर्बानी पर नसीहत नहीं चाहते वो अब मुसलमानों को रोजा और नमाज बंद करवाने का झूठा दावा कर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी की जाए। कुर्बानी वाली जगह की साफ सफाई रखी जाए, कुर्बानी वाली जगह को चारों तरफ से ढका जाए, सिर्फ तंबू लगाकर ही कुर्बानी दी जाए। कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दें, कुर्बानी के बाद मांस को ढककर घर ले जाए। सरकार ने कुर्बानी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को सुनवाते हैं जो कुर्बानी की पैरवी कर रहे हैं, मुस्लिमों को जानवर और पशु काटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन खुद पर सवाल उठे तो वो कहने लगे कि वो मीट नहीं खाते। वो बेटी बोटी बोटी कहने का बड़ा शौक रहा है। आप तो खाता भी नहीं, आपने कहा है। जब खुद नहीं खाते तो दूसरों को कुर्बानी के लिए क्यों उकसा रहे हैं? इस सवाल का जवाब कांग्रेस की सियासी विचारधारा में छिपा है। निर्दोष जानवरों को मारने का समर्थन करना और इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की मांग को गलत बताना मजहबी सियासत के सिवा और कुछ नहीं है। योगी सरकार ने कुर्बानी को लेकर के सख्त गाइडलाइन जारी की, जिसमें प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर एक्शन की चेतावनी दी गई। लेकिन कुर्बानी को लेकर अब यूपी के मंत्री राजेश्वर सिंह ने एक विवादित बयान दिया और कहा कि गाय काटेंगे तो मुसलमान कटेंगे। इस बयान पर मौलाना का जवाब भी सामने आ चुका। कोई भी पशु जो प्रतिबंधित है किसी भी रूप में हम कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में नहीं कटने देंगे। प्रतिबंधित पशु मुसलमानों को हम नहीं कटने देंगे और ये प्रतिबंधित पशु कटे तो जिस तरह से पशु कटेंगे उसी तरह से मुसलमान कटेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मांग करूंगा कि राजेश्वर सिंह जैसे लोग
जो नफरत फैला रहे हैं, माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों के दरमियान टकराव कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाए और बाहर का रास्ता दिखाया जाए। एक तरफ बकरीद पर विवाद है तो दूसरी तरफ काशी में निर्जला एकादशी के मौके पर बाबा विश्वनाथ का सिंधु और झेलम के जल से अभिषेक करने पर संत समाज भी नाराज है। संतों की चेतावनी है कि जिस नदी का पानी पाकिस्तान जाता है उससे बाबा का अभिषेक कैसे हो सकता है। देखिए, जलाभिषेक करने वालों ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम को सिंधु नदी से जोड़ते हुए अभिषेक करने की दलील दी थी। बाबा पर सिंधु झेलम का जल चढ़ाया, संतों को गुस्सा आया। पाक जाने वाली नदियों से जलाभिषेक, संतों ने किया विरोध। काशी में निर्जला एकादशी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी देश के कोने कोने से नदियों का जल लाकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया गया। लेकिन इस बार सिंधु और चिनाब नदी का जल बाबा पर चढ़ाए जाने से संतों में नाराजगी दिखी। काशी के संतों ने चेतावनी दी कि जो नदियां पाकिस्तान में विधर्मियों के यहाँ जाती हैं, उस नदी के जल से बाबा का जलाभिषेक किया जाना वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत ही शर्म की बात है, जहाँ पे गंगा का प्रवाह अविरल रूप से प्रवाहित हो रहा है और स्वयं महादेव के लिए माँ गंगा अवतरित होकर के प्रयागराज से चलते हुए काशी को आई है और ऐसी पवित्र नदी के जल को छोड़ करके विधर्मियों के देश का लाया हुआ जल हम अपने महादेव पे कभी चढ़ने नहीं देंगे। काशी में पिछले 27 सालों से बाबा विश्वनाथ का निर्जला एकादशी के मौके पर कई नदियों का जल लाकर जलाभिषेक किया जाता है और इस बार जिन 5 नदियों का जल बाबा को अर्पित किया गया उसमें रीवा, त्रिवेणी और गंगा नदी के अलावा पाकिस्तान जाने वाली सिंधु और चिनाब नदी का जल भी शामिल था। आयोजनकर्ताओं के मुताबिक इस बार सिंधु और चिनाब नदी का जल इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम का प्रतीक है। लिहाजा बाबा का आशीर्वाद सेना के जवानों को मिले और पाकिस्तान को ये संदेश मिले कि भारत हर जवाब के लिए तैयार है। इस वर्ष ये यात्रा समर्पित है ऑपरेशन सिंदूर को। आप पीछे में देख रहे होंगे भारत के ध्वज भी लगे हैं। साथ ही सिंधु नदी का जल लद्दाख से आया है, चिनाब नदी का, झेलम का जल आया है, कैलाश मानसरोवर का जल आया है एवं साथ ही गंगा जल है, त्रिवेणी का जल है, ऋषिकेश जी का जल है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सैन्य बल के सम्मान में काशी के सनातन धर्मावलंबी भारी संख्या में लोगों ने अभिषेक किया। अभिषेक में सिंधु का जल, रावी का जल, ऐसे वहाँ के जो भी विभिन्न प्रदेशों से जल ले आकर के और सेना के सम्मान में आज अभिषेक किया। जलाभिषेक से पहले नदियों का जल लेकर काशी में कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर इन लोगों ने बाबा का जयकारा लगाया, जिसकी गूंज काशी में दूर दूर तक सुनाई पड़ी। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात योगी फोर्स की, जिन्होंने बेटियों के गुनहगारों को आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया। लखनऊ से बरेली तक बच्चियों से रेप करने वाले दरिंदों का एनकाउंटर हुआ। इन बच्चियों की उम्र 3 साल, 5 साल। वारदात की खबर मिलते ही योगी फोर्स एक्शन में आया। कुछ घंटों के भीतर उन दरिंदों को मौत के घाट उतारा। बेटी के दुश्मन पर योगी फोर्स का एक्शन। रेप का गुनहगार 24 घंटे में हुआ हिसाब। यूपी की राजधानी लखनऊ में 3 साल की बच्ची से रेप करने वाले दरिंदे को योगी फोर्स ने ढेर कर दिया। महज 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस की टीम ने इस राक्षस को तलाश करके इसके गुनाह का हिसाब कर दिया। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा ये वही दरिंदा है जिसने मेट्रो पिलर के नीचे सो रही 3 साल की बच्ची को अगवा कर लिया, फिर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया।
इस दरिंदे का नाम दीपक वर्मा है। ये रेलवे स्टेशन पर पानी बेचने का काम करता था और इस पर पहले भी एक आपराधिक मामला दर्ज था। लेकिन बुधवार की रात इसने ऐसा गुनाह किया जो कहीं से भी माफी के लायक नहीं था। तस्वीरों से डीसीपी आशीष श्रीवास्तव को पता चला कि वो शहर छोड़कर भागने वाला है। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी और पुलिस को वो यहाँ से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोका, जिसके बाद पुलिस के ऊपर दीपक वर्मा ने फायरिंग कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने उसे इसी जगह पर मार गिराया है। इस दरिंदे ने मासूम को उस वक्त अपना शिकार बनाया था जब वो अपने परिवार के साथ मेट्रो स्टेशन के पिलर के पास सो रही थी। इस हैवान ने रेप के बाद खून से लथपथ बच्ची को मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। पुलिस बुलाई और जो किया पिया मेट्रो के पास चेक की, मतलब वो कैमरा में चेक किया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको नहीं, मतलब पुलिस ने हमको नहीं बताई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोग मेट्रो के नीचे ही सोते हैं? सड़क पे सोते हैं? हाँ, सड़क पे। व्यवस्था नहीं है सोने की? हाँ, सोने व्यवस्था नहीं। उसको जानते थे जिसने ये घटना किया? नहीं सर, हम नहीं जानते। जानते होते तो फिर इससे पहले भी कभी वहाँ पर आया? नहीं, कभी नहीं, हमने देखा ही नहीं। यूपी पुलिस ने वारदात की जानकारी मिलते ही इस दरिंदे की तलाश शुरू की। आलमबाग स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज से इसकी पहचान हुई और फिर इसे तलाश कर एनकाउंटर में ढेर कर दिया। थाना आलमबाग की पुलिस टीम की अपराधी के साथ में मुठभेड़ हुई है, जिसमें जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर है। उसको इलाज हेतु लोकबंधु अस्पताल भेजा गया है। इस अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, एक अदद अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और कुछ खोखे बरामद हुए हैं। इसके ऊपर पूर्व में हरिगंज में एक अभियोग पंजीकृत है। लखनऊ के गुनहगार का एक दिन के अंदर हिसाब कर दिया गया तो बरेली में 5 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले दरिंदे को योगी फोर्स ने कुछ घंटे के भीतर ही गोली मारकर दोनों पांवों से लंगड़ा बना दिया। गुरुवार को अकील अहमद नाम के इस हैवान ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और यूपी पुलिस ने रात होते होते इसे दबोच लिया। योगी फोर्स ने शैतान के पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव और बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और चीन के लिए अब भारत हर दिन नया चैलेंज खड़ा कर रहा है, क्योंकि जिस कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान अपनी आवाम को गलतफहमियां भरता रहता है, वहां भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसको आतंकवादी क्या चीन और पाकिस्तान भी भेद नहीं पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर घाटी में होने वाली घुसपैठ पर भी अब लगाम लगने जा रही। वो चक्रव्यूह क्या है, देखिए। चिनाब पर पुल पाकिस्तान चीन के लिए चक्रव्यूह। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, क्यों परेशान हुए पाकिस्तान चीन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने 46,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन्हीं परियोजनाओं में चिनाब ब्रिज है, जिसके बनने से कश्मीर घाटी हर मौसम में देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ गई है। लेकिन यह पुल चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है, क्योंकि इस ब्रिज के बनते ही अब चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाना और आसान हो जाएगा, क्योंकि हर मौसम में सेनाएं और साजो सामान बॉर्डर तक पहुंच सकेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा पर तैयारी में मदद मिलेगी। दिल्ली श्रीनगर की यात्रा का समय घटाकर 13 घंटे किया जा सकेगा। घाटी में घुसने वाले आतंकियों और आतंकी घटनाओं पर तुरंत फोर्स भेजी जा सकेगी। चीन पाकिस्तान की हेकड़ी निकालना तो आसान होगा ही, साथ ही पाकिस्तान से होने वाली आतंकी घुसपैठ पर भी लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि इस पुल के बनने से पीर पंजाल इलाके में सेना आसानी से पहुंच सकेगी। पीर पंजाल ही कश्मीर घाटी को मुगल रोड के जरिए राजौरी और पुंछ को जोड़ता है। इसी रास्ते से पाकिस्तान के इस्लामिक आतंकी कश्मीर घाटी में घुसते हैं। इसीलिए इस पुल के बनने से पीर पंजाल क्षेत्र में पाकिस्तानी आतंकियों का नेटवर्क टूटेगा। कश्मीर घाटी में दर्रे के सबसे नजदीकी शहर शोपियां हैं, जहां पहलगाम हमला हुआ था। पहलगाम की बाईसरन घाटी के जंगल भी पीर पंजाल से ही जुड़े हैं। आईएसआई, लश्कर और जैश-ए मोहम्मद के आतंकी भारत में निर्दोष और निहत्थे लोगों की जान नहीं ले पाएंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम में
इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। इस पुल के बनने से अब सेना कश्मीर घाटी में कभी भी आ जा सकती है, वो भी पूरे साजो सामान के साथ, जिससे आतंकवादियों के खिलाफ काउंटर कार्रवाई करने में आसानी होगी। क्योंकि ये पुल सिर्फ ट्रेन गुजरने के लिए नहीं बल्कि आसपास के इलाकों पर नजर रखने के लायक बनाया गया है। हर तरफ घूमने वाले सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे साल भर 24 घंटे निगरानी होगी। बम धमाके भी पुल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आईआईटी और डीआरडीओ ने पुल को बनाने में मदद की है। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। चिनाब पर बना ये इंजीनियरिंग मार्वल सिर्फ कश्मीर को देश से नहीं जोड़ेगा बल्कि सेना और सरकार को आतंकवाद और देश के दुश्मनों के खिलाफ मजबूती देगा। इसीलिए मोदी ने कश्मीर से सीधा पाकिस्तान को संदेश दिया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कोई भी साजिश उसको तबाह होने से नहीं रोक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बात रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिसाइल से तबाह करने वाले रफाल की बॉडी अब भारत में बनेगी। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की दसॉ एविएशन कंपनी के बीच करार हो चुका है। 2028 में पहली यूनिट भी तैयार होने जा रही है, यानी अब रफाल मेड इन इंडिया। यूके में लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाला राफेल। स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से आतंकिस्तान को घुटनों पर लाने वाला फाइटर जेट राफेल। आतंक का ये काल राफेल अब जल्द ही मेड इन फ्रांस से मेड इन इंडिया होने वाला है। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में जिस राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, उस राफेल विमान की बॉडी पहली बार फ्रांस के बाहर अब भारत में बनेगी और इसके लिए भारत और फ्रांस की कंपनी के बीच समझौता भी हुआ है। ये समझौता भारत की TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के बीच हुआ है, जिसमें 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जिसके मुताबिक राफेल की फ्यूजलाज यूनिट भारत बनाएगा। फ्यूजलाज को फाइटर जेट की मेन बॉडी कहा जाता है। इस यूनिट को बनाने के लिए हैदराबाद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिसमें राफेल की पहली फ्यूजलाज यूनिट 2028 में असेंबली लाइन से बाहर आएगी और इसके बाद हर महीने 2 मेन बॉडी तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। जानकारों के मुताबिक टाटा और दसॉल्ट की यह साझेदारी भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाएगी। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के लिए भी एक ये बड़ा अचीवमेंट है कि जब उसने दसॉल्ट एविएशन के साथ एक इतना महत्वपूर्ण करार किया है और ये भारत में आने वाले समय में जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है। आने वाले समय में भारत की जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं, ये विश्व भर की जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड, उसमें अपना और अधिक बड़े योगदान को भारत की कंपनीज करने जा रही हैं। इस समझौते के बाद दसॉल्ट की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये प्रोजेक्ट भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग का एक बड़ा कदम है। इससे भारत में रक्षा उपकरण बनाने की क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय इंजीनियर्स को विश्वस्तरीय तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। ये पहली बार होगा जब राफेल की मेन बॉडी फ्रांस से बाहर बनेगी। बड़ी बात यह है कि टाटा ग्रुप पहले से ही दसॉल्ट के साथ मिलकर राफेल और मिराज 2000 जैसे विमानों के पुर्जे बनाता आ रहा है और अब राफेल की मेन बॉडी बनाने के लिए हुई ये साझेदारी भारत के हवाई जहाज बनाने के सफर में एक बड़ा कदम है, जो दिखाता है कि टाटा एडवांस सिस्टम की काबिलियत पर विदेशी विमान कंपनियों का भरोसा कितना बढ़ रहा है। साथ ही ये इस बात का भी सबूत है कि भारत ने एक आधुनिक और मजबूत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम तैयार करने में जबरदस्त तरक्की की है। ये इस बात को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत की जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो विश्वास है वो लगातार गहरा हो रहा है
और ये जो करार है इसके माध्यम से जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड का जो विज़न है वो भी साकार हो रहा है। डसॉल्ट एविएशन जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन से पूरी तरह से वो सहमति रखते हैं। उसमें उन्होंने अपना कमिटमेंट भी शो किया है और जाहिर है कि ये भारत के जो इस विजन को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को भी गहरा करेगा। 21वीं सदी में राफेल आसमान में सबसे बड़ी ताकत है, जिसके सबूत ऑपरेशन सिंदूर में भी मिले। 6 और 7 मई की रात राफेल ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया कि 1.5 घंटे के हमले में ही पाकिस्तान धुआं हो गया। बहावलपुर, मुरीद के कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लॉन्च पैड्स पर राफेल ने मिसाइलें बरसाकर आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। और आतंक का यही काल राफेल अब मेड इन इंडिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फाइटर जेट रफाल की बॉडी, जिसे फ्यूजलॉज कहा जाता है, वो क्या होता है, क्या बनने जा रहा है भारत में, ये आपको समझना जरूरी। फ्यूजलॉज हवाई जहाज का एक मुख्य ढांचा होता है। अबानी की बॉडी शरीर होता है हवाई जहाज का, विमान का सबसे बड़ा हिस्सा, वो हिस्सा जिसमें विंग होते हैं, टेल होते हैं और इंजन को जोड़ा जाता है। उसका आकार होता है, बाकी सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ता है। इतना ये बेहद पतला लेकिन बेहद मजबूत होता है। और सबसे ज्यादा खासियत इसकी ये होती है कि जब विमान तेज रफ्तार से उड़े तो हवा का रेजिस्टेंस कम से कम हो। इसी के अंदर हर खासियत को बहुत बारीकी से परखा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के आकाब सदमे में है। ऑपरेशन से पहले भारत की खून बहाने, भारत की सांस रोकने वाली धमकी देने वाला हाफिज अब कहीं नजर नहीं आ रहा। एक आतंकवाद की नई किताब लिखने में जुट गया है और एक खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद हाफिज सईद के बेटे ने किया। हाफिज आगे क्या करने वाला, तलहा सईद क्या कह रहा है, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एजेंसीज, पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है, हाफिज का बेटा ये सब कुछ बता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहां छिपा है हाफिज सईद, फिर होगा हिसाब। हाफिज लिख रहा आतंक की नई किताब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के आका खौफ में जी रहे हैं। बड़ी संख्या में आतंकियों की मौत के बाद अब आकाओं को फिर से भर्ती करनी पड़ेगी, लेकिन कार्रवाई से दहले आतंकी अब आसानी से जिहाद करने भारत नहीं आएंगे। इसलिए अब आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तानियों को भड़काने और बरगलाने के लिए आतंक की नई किताब लिख रहा है। ये खुलासा खुद उसके बेटे तलहा सईद ने किया है। दरअसल लंबे समय से सवाल उठ रहा था कि तनाव के बाद से ही हाफिज गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं लग रहा है। लेकिन हाफिज के बेटे ने खुलासा कर दिया है कि उसका बाप आतंकवाद फैलाने के लिए अब नई किताब लिख रहा है। भारत की कार्रवाई में लश्कर की कमर टूट गई है, जिससे अब उसको नए आतंकियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर करके इंडियन फोर्सेज ने पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें लश्कर तैयबा के 3 ठिकाने, मुरीद के में मरकज तैयबा, बरनाला में मरकज अहले हदीस और मुजफ्फराबाद में शावई नाला कैंप पूरी तरह से तबाह हो गए थे। साथ ही जैश ए मोहम्मद के 4 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के भी कई लोग मारे गए थे। इस ऑपरेशन में आतंकियों के साथ ही उनके घर वालों की भी मौत हुई थी, जिसके बाद जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर फूट फूट कर रोया था। हम जख्मी हैं, हम राके उठा उठा के थके हुए हैं। भारत को लानतें भेज रहा था। भारत के एक्शन से दहले पाकिस्तानी आवाम को लग रहा है कि अगर भारत ने ज्यादा दबाव बनाया तो कहीं पाकिस्तानी इनामी आतंकियों को सौंप न दे। इसलिए हाफिज के बेटे को मुल्ला मुनीर पर पूरा भरोसा है। तलहा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि उसको पता है कि उसका आतंकी बाप पाकिस्तानी सरकार और मुल्ला मुनीर की सिक्योरिटी में है। बात करते हैं एक ऐसे विवाद की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। विवाद है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके दाएं हाथ कहे जाने वाले एलन मस्क। इन दोनों के बीच बहुत बढ़िया दोस्ती, प्रगाढ़ दोस्ती। इलेक्शन के दौरान दिखा सब कुछ, लेकिन विवाद आज की तारीख में इतना बढ़ चुका है कि दोनों खुलकर एक दूसरे के विरोध में आ गए। और इसी बीच एलन मस्क ने ट्रंप को लेकर बहुत बड़े स्कैंडल का खुलासा किया। ये स्कैंडल क्या है, किस स्कैंडल से डोनाल्ड ट्रंप का नाम एलन मस्क जोड़ रहे हैं और इन दोनों के बीच की दोस्ती टूटने के पीछे वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर शख्स
दूसरी तरफ दुनिया के सबसे पावरफुल देश का राष्ट्रपति। दो लोग जो कभी हमसाया थे, एक जान थे, ऐसी दोस्ती कि दुनिया मिसालें देने लगी थी, अब उनके बीच आ गई है ऐसी दरार कि सब हैरान हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती ऐसी टूटी कि वो पूरी दुनिया के सामने खुलेआम एक दूसरे के विरोध में आ गए। जो कुछ दिन पहले एक दूसरे की तारीफ करते थकते नहीं थे, वो अब एक दूसरे की बुराई करने में रुक नहीं रहे। सोशल मीडिया पर बहस तो चल ही रही है, तो वहीं खुलेआम बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा आरोप मस्क की तरफ से जो लगाया गया, उससे अमेरिका में भूचाल आने की पूरी संभावना है। एलन मस्क ने आरोप लगाया कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है और उन पर इसे लेकर महाभियोग चलाने की मांग का भी समर्थन किया। दरअसल जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी था, जो नाबालिगों के यौन शोषण और तस्करी के अपराधों में शामिल था। जेफरी एप्स्टीन की जांच के दौरान मिले सबूतों को एप्स्टीन फाइल कहा जाता है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल नाम शामिल हैं, जो कि उसके साथ इन अपराधों का हिस्सा थे। मस्क का आरोप है कि ट्रंप ने इस फाइल को जारी नहीं होने दिया क्योंकि इस पूरे केस में ट्रंप की हिस्सेदारी है।